हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या फिर दूसरे शब्दों में अपन कहें एंटीबॉडीज़ कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और ये कितने टाइप की होती हैं और इनका काम करने का पैटर्न क्या होता है। देखिए, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनका काम करने का सबका तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो अपन देखें कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। इन सब का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई एलर्जी में काम कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लूइड के अंदर काम कर रहा है, कोई मदर से चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, या इनके अलग अलग काम होते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और यह एक्चुअल में किस से मिलकर के बनी हुई होती है और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन बाइंड कैसे होता है, उसकी क्या कोई पर्टिकुलर साइट होती है या फिर जहां मर्जी है वहीं पे बाइंड हो जाता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है, और यह ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अब देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन अपन देखेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाई प्लाज्मा सेल्स। अपन देखते हैं कि बी सेल्स होती हैं और बी सेल्स आगे डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाती हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स। तो एंटीबॉडीज को कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है। और दूसरा जो मेमोरी सेल्स होती हैं उसके अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, वो स्टोर करके रखा जाता है, जो फ्यूचर के अंदर दूसरे टाइप की एंटीजेंस को नष्ट करने का काम करता है। दे एक्ट एज क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स का क्रिटिकल पार्ट कौन होती हैं, एंटीबॉडीज ही होती हैं, जो आपको लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी देने का काम करती हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं। तो critical part of the immune response by specifically recognizing and binding to particular antigen, यानी कि पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया अडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कि अडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है जो उस एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है, सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस एंड एडिंग इन दियर डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसके नष्ट करने के अंदर हेल्पफुल होती हैं। अब एंटीजन का मतलब हो गया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो आपकी बॉडी का नहीं है, बॉडी से बाहर की कोई भी चीज़ है तो वो एंटीजन ही कहलाएगी। और मोस्ट ऑफ एंटीजन पर किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस हो गया, क्योंकि ये अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो अपन मोस्ट ऑफ एंटीजन किसको मानते हैं, इन्हीं को मानते हैं। बाकी एंटीजन कुछ भी हो सकता है जो आपकी बॉडी से बाहर का हो। और एंटीजन की डेफिनेशन क्या देंगे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का क्या मतलब हो गया कि उसके रेस्पॉन्स में आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, उसको अपन एंटीजन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है और फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर हो गया, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर दे और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। तो अगर उसके एंटर करने की वजह से एंटीबॉडी बनना शुरू नहीं हुई है तो अपन उसको एंटीजन नहीं कहेंगे, उसका कोई दूसरा ही नाम देखेंगे। तो वो भी देखेंगे क्या बोलेंगे उसको कि एंटीजन क्या होते हैं, ये भी किससे मिलकर के बने हुए हो सकते हैं। तो ये एक एंटीबॉडी के बारे में डेफिनेशन थी, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था कि बी सेल्स बना रही हैं या ऐसे कुछ बना रही हैं। अब देखिए, एंटीबॉडी की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो है मोस्ट ऑफ प्रोटीन की बनी हुई होती है। जैसे कुछ नाम होता है, प्रोटियोग्लाइकन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, तो किसी के भी नाम से पहले जो चीज़ आती है वो तो आती है कम। अब जैसे कि कोई चीज़ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई हो है, तो इसका मतलब हो गया, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो ग्लाइको और एक प्रोटीन। यानी कि ग्लाइको मतलब तो हो गया शुगर और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया, यानी ये शुगर और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। अब दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या देखनी है, ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइको नाम पहले है और प्रोटीन नाम बाद में है। इसका मतलब जो पहले नाम आता है उसकी कंसंट्रेशन होती है कम, ग्लाइकोप्रोटीन। जो नाम पहले आता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है कम
और जो नाम बाद में आता है उसकी कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा। यानी कि अपन ये बोल रहे हैं कि कोई चीज़ अगर ग्लाइकोप्रोटीन की से मिलकर के बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोटीन का पार्ट तो 90%, 90 से 95% तो क्या है, उसमें प्रोटीन का पार्ट है, बाकी शेष 5 या 10% किसका पार्ट है, शुगर का पार्ट है। तो ये इसका मतलब होता है। उसी प्रकार से अपन लिखते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन कोई चीज़ लिपोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। अब नाम क्या है उसका, लिपोप्रोटीन, यानी लिपो पहले आ गया, लिपिड पहले आ गया, तो कम कंसंट्रेशन तो किसकी है, लिपिड की है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, प्रोटीन की है। उसी प्रकार से और आ सकता है प्रोटियोग्लाइकन, एक चीज़ होती है प्रोटियोग्लाइकन। तो प्रोटियोग्लाइकन का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर के बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब प्रोटियोग्लाइकन यानी प्रोटीन का नाम पहले आ गया और ग्लाइकन का नाम बाद में आ गया, तो जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यह प्रोटीन की कंसंट्रेशन इसमें कम है और ग्लाइकिन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसका रेशो नापा जाता है, जो नाम पहले आ रहा है वो सबसे कम होता है और जो बाद वाला नाम है इसका मतलब वह सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में देखें तो मोस्ट ऑफ ये किससे मिलकर के बनी हुई होती हैं, प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती हैं, और जो कुछ पार्ट है यहाँ पर मान लो या फिर यहाँ पर कुछ मान लो उसके अंदर कुछ शुगर जुड़ी हुई हो सकती हैं। इस प्रकार से अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस प्रकार से एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है, मोस्ट ऑफ प्रोटीन से मिलकर के ही बनी हुई होती हैं। अब ये वाई शेप स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर एक लंबी चेन होती है जिसको अपन बोलते हैं हैवी चेन, और यह 2 चेन होती हैं जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। यानी कि 2 प्रोटीन की चेन है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर 2 लाइट चेन जुड़ी हुई है हैवी चेन के ऊपर, हैवी चेन के ऊपर लाइट चेन जुड़ी हुई है। ये चेन भी किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अब ये जो इतना रीजन है हाइंग रीजन, यानी जहाँ पर लाइट चेन और हैवी चेन का कॉम्बिनेशन होता है उस रीजन को अपन बोलते हैं हाइंज रीजन, और हाइंज रीजन के नीचे के पार्ट को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजिंग रीजन, क्रिस्टलाइजिंग रीजन। और क्रिस्टलाइजिंग रीजन से ऊपर के रीजन को अपन बोलते हैं वेरिएबल रीजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। इस प्रकार से हैवी चेन और लाइट चेन से मिलकर के एंटीबॉडी बनी हुई होती है। अब ऊपर जो वेरिएबल रीजन के पास में रीजन होता है जहां पर लाइट चेन और हैवी चेन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं पैराटोप। ये जो इतना सा रीजन होता है उसको अपन पैराटोप बोलते हैं। और इस पैराटोप के ऊपर आकर के क्या बाइंड होता है, एंटीजन बाइंड होता है। यानी इस रीजन के ऊपर एंटीजन बाइंड होता है, इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा कोई भी प्रोटीन होती है अपन जानते हैं उसके अंदर 2 रीजन होते हैं, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ पार्ट होता है वो तो होता है सी टर्मिनल यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जो बाहर की तरफ रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं एमिनो ग्रुप या एन टर्मिनल रीजन होता है। इस प्रकार से प्रोटीन जो होती है वो 2 रीजन होते हैं, जो जहाँ से शुरू होता है उसको अपन बोलते हैं एन टर्मिनल, जहाँ पर एंड होता है उसको सी टर्मिनल बोलते हैं। और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल अपने को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप देखोगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक एमिनो एसिड की केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, और बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिल करके यानी पेप्टाइड बॉन्ड बना करके कैसे एक प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी, जो अपनी इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। इस चैनल पे आपको सारे बायोकेमिस्ट्री के वीडियोज मिल जाएंगे। तो ये हो गई क्या है कि एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर, जो क्या क्या हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है। अब डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है, उसके अंदर ये चेन अलग अलग होती हैं। कोई किसी की स्ट्रक्चर मोनोमर होती है, किसी की स्ट्रक्चर डाइमर होती है, किसी की स्ट्रक्चर पेंटामर होती है। उसके बेसिस पे अपन लोग सभी टाइप की एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन जो एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइजेशन करने का पार्ट क्या है, एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइजेशन कैसे किया जाता है, तो एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है उसकी हैवी चेन के बेसिस पर। यानी कि एंटीबॉडी के अंदर हैवी चेन क्या है वह देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यह किस टाइप की एंटीबॉडी है।
तो हैवी चेन कितनी होती है, जाहिर सी बात है 5 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, उसका मतलब हो गया कि 5 टाइप की ही हैवी चेन होती हैं। तो देखते हैं कि कितने टाइप की हैवी चेन होगी। एक एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अंदर होती है हैवी चेन गामा। देन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए के अंदर होती है अल्फा। इम्यूनोग्लोबुलिन एम के अंदर होती है म्यू। इम्यूनोग्लोबुलिन डी के अंदर होती है डेल्टा, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई इसके अंदर होती है एप्सिलॉन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना यहाँ से रहती है कि कितने टाइप की हैवी चेन होती हैं और किस एंटीबॉडी के अंदर कौन कौन सी हैवी चेन होती है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला इनको याद करने का, जो एंटीबॉडी का नाम है वॉल्यूम के अंदर आपको वो इसके अंदर वही चीज़ सुनाई देगी, जैसे G4 गामा, A4 अल्फा, M4 म्यू, D4 डेल्टा, E4 एप्सिलॉन। यानी कि आपको रटने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, जिस एंटीबॉडी का नाम है वो का वो सेम टू सेम सिंबल आ रहा है और जिसको आप आसानी से देख करके पहचान सकते हैं। तो ये इसकी हैवी चेन होती है जो कि कांस्टेंट रीजन होता है, यानी कि पर्टिकुलर हैवी चेन होती है। लेकिन जो लाइट चेन होती है वो वेरिएबल होती है, उसके बेसिस पर आप पर्टिकुलर एंटीबॉडी को पहचान नहीं सकते। तो एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसके एंड टर्मिनल्स के ऊपर या कुछ साइड के अंदर शुगर भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। एंड उसके बाद में अगर देखें कि एंटीबॉडी के टाइप्स जो है वो हैवी चेन के बेसिस पर रिकॉग्नाइजेशन की जाती है। इसको बी सेल्स बनाती हैं, और बी सेल्स बनाएंगे तो बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स के अंदर बनाती हैं। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स के बाद में बात करें कि प्लाज्मा सेल्स इनको डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी बनाती हैं। अब देखिए, अगर एक इम्यूनोग्लोबुलिन एम बन गई तो उससे डिफरेंट टाइप की सारी एंटीबॉडीज़ का सिंथेसाइज किया जा सकता है। उस फिनोमेना को बोलते हैं क्लास स्विचिंग। और क्लास स्विचिंग करने का काम जो हो एक इंपॉर्टेंट काम होता है, जिससे कि सारी एंटीबॉडी है वो आपको आसानी से बनी हुई दिखाई दे सकती हैं। यानी कि जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनाती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन एम की सिग्नलिंग से सारी एंटीबॉडी है वो अपने आप बन जाती हैं क्लास स्विचिंग के फिनोमेना से। तो देखेंगे अपन की डिफरेंट टाइप की जो 500 एंटीबॉडी है, इनके काम क्या है, ये कैसे काम कर सकती है और कैसे अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं, वो डिफरेंट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।